बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग आज दूसरा बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस। आपने ये स्लाइड देख के या इस वीडियो की लेंथ देख के परेशान नहीं होना। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस स्लाइड में जितना भी कंटेंट है वो टू द पॉइंट है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट मेन बात इसमें है। और अगर आप इसको पूरा तवज्जो से सुन लेते हो तो आपको घंटों बैठ के इस टॉपिक को रटना नहीं पड़ेगा, आपका सब कुछ मोस्टली इसमें क्लियर हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और उससे पहले आपने अगर अभी तक एम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोस्टली लोगों ने कर लिया था और जो लोग रह गए थे वो भी काइंडली यहाँ पे कर लें। और यहाँ पे अगर आपने इस पहली वीडियो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की नहीं देखी तो वो भी जाके वॉच कर लें और उसके बाद इस दूसरे बैक्टीरिया को आप देख सकते हैं। आप यहाँ से वीडियोज़ में भी देख सकते हैं और यहाँ से प्लेलिस्ट में जाके भी क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी की प्लेलिस्ट है, आप इसमें भी जाके ये वीडियोज़ देख सकते हैं। वापिस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है आज वो है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटस। अब मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि इसका जो कंटेंट है वो सारा लेविंसन से है मोस्टली, और इसके अलावा इसमें दो जो कलर्स हैं, एक मेन हेडिंग का होगा और दूसरी उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होगी। तो आपने जो है मेन हेडिंग को लाजमी याद रखना, एक्सप्लेनेशन आपको आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन हेडिंग है, मेन पॉइंट्स या वर्ड्स हैं वो आपको लाजमी आने चाहिए और वही आपने समझने हैं और याद रखने हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्लाइड को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस। अब स्टेफिलोकोकस तो वही था जो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स बनते हैं। एपिडर्माइडस आपने याद रखना है कि एपिडर्मिस से याद रखना है, जो कि स्किन की लेयर होती है, आपने उससे इसका नाम याद रखना है कि एपिडर्माइडस। और फिर आगे इससे ये भी याद रखना है कि इससे स्किन के इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। तो आगे चल के हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये ग्राम पॉजिटिव स्टेफिलोकोकाई है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के 3 बैक्टीरिया हमने देखे थे जो स्टेफिलोकोकाई थे। अब सबसे पहले हम इसकी डिजीज़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ ये होती हैं कि बैक्टीरिया की सबसे पहले डिजीज़ का पता होना लाजमी है। अब जो इसमें एक टर्म यूज़ होती है वो होती है प्रोस्थेटिक, क्योंकि ये जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस है ये मोस्टली प्रोस्थेटिक इन्फेक्शंस को काज करता है। तो आपके लिए इस टर्म का याद होना लाजमी है कि प्रोस्थेटिक होता क्या है। प्रोस्थेटिक ये होता है कि अगर हम कोई भी आर्टिफिशियल डिवाइस जो कि बॉडी के अंदर हम डाल देते हैं, अगर कोई बॉडी का पार्ट मिसिंग हो जाए तो उसके फंक्शंस को रिटेन करने के लिए अगर हम कोई आर्टिफिशियल डिवाइस को डाल दें तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक। तो अब ये जो जितने भी प्रोस्थेटिक इन्फेक्शंस हैं वो एपिडर्माइडस की वजह से होते हैं, क्योंकि प्रोस्थेटिक से आप जैसे ही हम उस डिवाइस को बॉडी के अंदर दाखिल करेंगे तो स्किन से ही दाखिल करेंगे ना, तो एपिडर्माइडस से एपिडर्मिस के इन्फेक्शन मतलब उसी से जनरेट होंगे। अब प्रोस्थेटिक इन्फेक्शंस कौन कौन से जो ये काज करता है बैक्टीरिया। सबसे पहला इन्फेक्शन है वो एंडोकार्डाइटिस है, जो कि प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व सर्जरी के से होता है। अब मोस्टली पेशेंट्स में जिनका हार्ट वाल्व मिसिंग ख़राब हो जाए उस हार्ट वाल्व डिजीज़ की वजह से, तो फिर सर्जरी करके उसके अंदर आर्टिफिशियल डिवाइस रख दी जाती है, तो उसकी वजह से जो ये इन्फेक्शन हो सकता है पहला। दूसरा जो इन्फेक्शन है वो है प्रोस्थेटिक हिप इन्फेक्शन, के हिप में आप अगर डाल देते हो कि हिप में अगर आप कोई आर्टिफिशियल डिवाइस डाल दो तो फिर उसकी वजह से भी प्रोस्थेटिक हिप इन्फेक्शन हो जाएगा। जॉइंट्स अगर काम नहीं कर रहे तो जॉइंट्स में अगर आप कोई आर्टिफिशियल डिवाइस डाल दो तो प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन। ये 3 प्रोस्थेटिक इन्फेक्शन आपने याद रखने हैं। उसके बाद ये तो आगे पीछे चले जाते यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है इंट्रावेस्कुलर कैथेटर इन्फेक्शन। ये भी वही, आप कैथेटर जब आईवी पास करते हैं तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी हम मोस्टली स्किन से ही पास करते हैं, तो स्किन के अंदर ही आईवी इंट्रावीनस पास करते हैं, तो ये इन्फेक्शन आपने याद रखना है। अगला जो इन्फेक्शन है वो आर्थोपेडिक इन्फेक्शन है। आर्थोपेडिक इन्फेक्शन जो होता है वो मोस्टली जॉइंट्स और बोन्स को इन्वॉल्व करता है, जो कि हम जॉइंट्स एंड बोन की सर्जरी के दौरान ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो अगला इन्फेक्शन है वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शंट इन्फेक्शन। अब ये भी CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शंट जब हम पास करते हैं CSF को लेटरल वेंट्रिकल से पेरिटोनियम या राइट एट्रियम की तरफ भेजने के लिए, तो उसके दौरान भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख लें जितने भी ये इन्फेक्शन है ये किसी ना किसी आर्टिफिशियल डिवाइस को बॉडी के अंदर इंसर्ट करने की वजह से हो रहे हैं। इसके अलावा जो एक आखिरी इन्फेक्शन है वो है नियोनेटल सेप्सिस। ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स फिर आते हैं, क्योंकि सेप्सिस होती है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, पूरे बॉडी में ये फैल जाता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो जाएगी, नमूनिया, पाइलोनेफ्राइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस। आप ये चारों इन्फेक्शन देखें ये
मेन ऑर्गन्स क्या हैं, ये ब्रेन का हो गया, ये लंग्स का हो गया, ये किडनी का हो गया और ये जीआईटी वगैरह का हो गया। तो ये जो है नियोनेटल सेप्सिस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हो रही होती है, लेकिन डिफरेंशियल जो आपने याद रखना है ये प्रोस्थेटिक इन्फेक्शंस याद रखना है, जो कि मेनली इसी से रिलेटेड हैं और इसी में ही मोस्टली होते हैं। आगे जाते हैं कि इसकी हैबिटेट और ट्रांसमिशन क्या है। हैबिटेट जो है इसका, ये मोस्टली नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है। जैसे हमने देख लिया कि स्किन के इन्फेक्शन, प्रोस्थेटिक इन्फेक्शन जैसे ये काज कर रहा था, तो इसका जो हैबिटेट है वो स्किन के ऊपर ही है और ये नॉर्मल फ्लोरा में भी होता है। स्किन के नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर भी होता है। अगली चीज़ जो है ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है। अब जो है पेशेंट की जो अपनी स्ट्रेन है उससे भी ट्रांसमिशन हो जाती है, क्योंकि जब हम कोई भी डिवाइस को इंसर्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रोस्थेटिक, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर अपनी स्ट्रेन पैदा हो जाती है, तो उसी से ही वो इन्फेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पर्सन टू पर्सन भी ये फैल सकता है अगर हाथ मिलाने से मोस्टली, तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद ट्रांसमिशन ये हो गई। उसके बाद पैथोजेनेसिस में आते हैं। इसमें भी आपने एक दो बातें याद रखनी है कि स्किन के अंदर जो हो रहा है, तो इसके लिए ग्लाइकोकैलेक्स याद रखना है, क्योंकि ये एडहेरिंग मालिक्यूल है जो कि स्किन के अंदर होता है। वो जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं या जो हम आर्टिफिशियल डिवाइस डालते हैं, तो उसके साथ ये एडहेयर कर लेते हैं ग्लाइकोकैलेक्स, इसकी स्ट्रेन जो होती है, तो उसकी वजह से फिर आगे ये इन्फेक्शंस काज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स और कैथेटर इन्फेक्शंस। उसके बाद जो इन्फेक्शंस होंगे, वो जितने भी इन्फेक्शंस होंगे वो पायोजेनिक होंगे। पायोजेनिक हमने फर्स्ट बैक्टीरिया में डिस्कस किया था कि वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस में, उसमें भी पायोजेनिक इन्फेक्शंस हो रहे थे। पायोजेनिक मीन्स कि पस प्रोड्यूसिंग होंगे, पीप बन जाएगी उसमें, और उसमें एब्सेसिस वगैरह बन जाएंगी, और सेंट्रल एरिया नेक्रोसिस हो जाएगी। वो सब कुछ हमने कर लिया था डिस्कस। ये दो बातें इसमें लाजमी याद रखनी है। और इसकी पैथोजेनेसिस की होने के लिए और दो बातों का भी होना ज़रूरी है कि ये लो वेरुलेंस ऑर्गेनिज्म है। लो वेरुलेंस ये होता है कि वो स्लो ग्रोइंग है। सबसे पहले वो स्लो ग्रो करता है और फिर आगे जाके फिर स्वेयर डिजीज़ काज कर देता है। लो वेरुलेंस सिर्फ स्लो ग्रोइंग होता है, लेकिन ये डिजीज़ फिर भी स्वेयर ही काज करता है। और ये किन लोगों में डिजीज़ स्वेयर काज करता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स वो होते हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, इम्पेयर होता है, तो उनमें ये काज करता है। तो आपने ये भी लाजमी याद रखना है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया वायरसेस ऐसे होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होते हैं, तो उनकी लिस्ट पूरी है, तो उसमें पहला बैक्टीरिया ये आ गया, उसमें ये याद रखना है आपने। उसके बाद हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस ये काज करता है। दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड और एक होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस मोस्टली ये काज करता है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड मेन तीन होते हैं। उसमें नमूनिया हो जाता है, एक यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और सर्जिकल इन्फेक्शन। ये तीन हॉस्पिटल एक्वायर्ड मेन इन्फेक्शंस हैं, और यही ये मोस्टली काज कर रहा होता है। तो अब आपने पैथोजेनेसिस में ये दो बातें तो इसके रिलेटेड याद रखनी है। पायोजेनिक तो सब में होता है, मेन इसके लिए ग्लाइकोकैलेक्स लाजमी याद रखना है, और दूसरा यहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स और हॉस्पिटल एक्वायर्ड में ये करवाता है डिजीज़। नेक्स्ट जाते हैं कि इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं जो कि इस डिजीज़ को, इसकी डिजीज़ को अक्कर होने का बायस बनते हैं। सबसे पहला जो है स्किन का है, तो जाहिर बात है कि एसेप्टिक प्रोसीजर्स अगर स्किन पे नहीं किए जाएंगे कोई भी डिवाइस को इंसर्ट करने से पहले, जैसे आईवी कैथेटर पास करेंगे या फिर कोई भी प्रोस्थेटिक डिवाइस को यूज़ करेंगे, तो अगर एसेप्टिक मैया या स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर ना की गई तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन बहुत आसानी के साथ हो सकता है। इसके अलावा जो आईवी कैथेटर होते हैं उनको अगर प्रोमोटली मतलब बहुत जल्दी रिमूव कर दिया जाए वक्त से पहले, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसकी मोस्टली ग्राम पॉजिटिव है, सेम है जो पिछला बैक्टीरिया था आरियस वो भी ग्राम पॉजिटिव था, और ये भी ग्राम पॉजिटिव है। इसमें भी ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं, क्योंकि स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलो मीन्स क्लस्टर्स, ग्रेप लाइक। इसके अलावा ये दो बातें उसी बैक्टीरिया की तरह सेम ही हैं। वो जो स्टेफिलोकोकस आरियस था वो हीमोलाइटिक था, बीटा हीमोलाइटिक, ये नॉन हीमोलाइटिक है। अब आपने कंपेयर करके याद रखना है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया, वायरस हों, पैरासाइट्स हों, कुछ भी हों, अगर आप उनको कंपेयर करके याद रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप उसको अच्छे से रिटेन भी कर पाओगे। तो ये नॉन हीमोलाइटिक है, वो बीटा हीमोलाइटिक था। इसके अलावा बीटा लैक्टामेजिस भी इसमें से प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें मेन बात आपने नॉन हीमोलाइटिक लाजमी याद रखनी है, बाकी तीन बातें तो पहले बैक्टीरिया वाली ही थी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कौन कौन सी है। अब इसमें भी मोस्टली टेस्ट रिपीट होंगे,
कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो आपने याद रखने हैं, बाकी मोस्टली पहले वाले ही होंगे। अब पिछले बैक्टीरिया में भी ग्राम स्टेनिंग था, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सब में ग्राम स्टेनिंग लाजमी होगी। उसमें ये सब बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं ये क्रिस्टल वायलेट कलर देते हैं, ये आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद जो अगला टेस्ट था ब्लड एगार है, और उसमें दूसरा मैनिटोल एगार था, लेकिन इसमें वो मैनिटोल एगार नहीं है, इसमें सिर्फ ब्लड एगार है। और ब्लड एगार में भी ये नॉन हीमोलिटिक कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं वाइटिश। तो आपने ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस याद रखनी है कंपेयर करके। जो जो कंपेयर करने वाली बात है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसके अलावा ये कंटेमिनेट ब्लड कल्चर कर देते हैं कि जब भी ब्लड के कल्चर किया जाता है इसका, तो ये लेस देन 50% अगर उसमें प्रेजेंट हो तो उसका मतलब होता है कि कंटेमिनेट इसने कर दिया है ब्लड कल्चर को। तो ये याद रखना है। उसके अलावा कोगलेज और कैटालेज टेस्ट ये पिछले बैक्टीरिया में भी थे स्टेफिलोकोकस ऑरियस में, लेकिन उसमें दोनों पॉजिटिव थे। इसमें क्या है, इसमें कोगलेज नेगेटिव है और कैटालेज पॉजिटिव है। कोगुलेज कौन सा था कि जो कोगुलेज एंजाइम की मदद से कोगुलेशन करवा देता है, या प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन या फैब्रिनोजिन को फैब्रिन में कन्वर्ट करवा देता है। वो हमने एक ट्यूब देखी थी पिछले वीडियो में। उसके बाद जो है कैटालेज पॉजिटिव है, ये वो भी कैटालेज पॉजिटिव ही था स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो इस तरह हम कंपेयर करते करते चले जाएंगे। कैटालेज क्या होता है कि ये एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को ऑक्सीजन और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये सब चीज़ें तो पिछले टेस्ट की तरह ही थी। जो मेन इसमें दो टेस्ट याद रखने हैं वो ये वाले हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करवाते हैं बाकी बैक्टीरिया से, कि ये सेंसिटिव होता है नोवोबायोसिन स्ट्रेन से। नोवोबायोसिन क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आई थिंक इसके यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो ये यहाँ पे ठीक कर लेना है आपने। सेंसिटिव टू नोवोबायोसिन ये याद रखना है। आखिरी जो इसका टेस्ट है वो है यूरिएज पॉजिटिव। यूरिएज जो है एंजाइम होता है जो कि यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, तो ये यूरिएज टेस्ट को पॉजिटिव देता है। तो ये दो मेन टेस्ट हैं, ये हमने याद रखने हैं, और बाकी तो तकरीबन सेम ही है। उसके बाद इसकी जाते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में इसमें वही बात है कि इसमें भी बीटा लैक्टामेजिस था पिछले बैक्टीरिया की तरह, तो इसकी भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो इसके लिए हम वैंकोमाइसिन देते हैं, क्योंकि ये इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। और इसके साथ हम थोड़ा कम्बिनेशन मिला देते हैं ताकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आए और पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाए। उसके लिए हम दो और एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एक एंटी टीबी ड्रग है रिफेम्पिन, और दूसरा जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो हम ये यूज़ करते हैं इनका कॉम्बिनेशन, और इससे बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आखिरी चीज़ है वो है कि इसकी प्रिवेंशन कैसे होगी। ज़ाहिरी बात है स्किन के थ्रू हो रहा है तो हैंड वॉशिंग, मतलब हाथ से फैल रहा है तो हैंड वॉशिंग करेंगे तो उससे इसके चांस कम हो जाएंगे। वैक्सीन इसकी है नहीं तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स ही करने पड़ेंगे। आईवी कैथेटर है को हम प्रोमोटली मतलब इस तरह उस वक्त पे निकालेंगे जब उसके मतलब उसने काम कर लिया होगा। हम वक्त से पहले उसको नहीं निकालेंगे तो उससे भी ये इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो यहाँ पे ये हुआ ख़त्म। अब हम इसका क्विकली एक रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें मेन बात थी और क्या क्या हमने याद रखनी है। सबसे पहले आपने डिजीज़ में जो है प्रोस्थेटिक इन्फेक्शंस को याद रखना है, जो कि 3-4 इन्फेक्शन है हार्ट, जॉइंट्स, हिप्स और इसमें होते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे नियोनेटल सेप्सिस याद रखने हैं। मेन डिफरेंशियल जो इसका है प्रोस्थेटिक इन्फेक्शंस हैं वो आपने लाजमी याद रखने हैं, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शंट वाले। हैबिटेट में आपने याद रखना है कि स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन और पेशेंट की अपनी स्ट्रेन, और तकरीबन स्किन और हैंड को याद रखना है आपने कि उससे ये फैलता है। उसके बाद पैथोजेनेसिस में मेन ग्लाइकोकैलिक्स की स्ट्रेन्स को आपने याद रखना है। पायोजेनिक तकरीबन बहुत सारे और बैक्टीरिया में भी होती है लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स मेन है। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज याद रखना है इसमें कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी याद रखना है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर स्किन्स के याद रखने हैं कि सेप्टिक मैयर्स और आईवी कैथेटर पास नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ये आसानी के साथ हो सकता है। करेक्टरिस्टिक्स में मेन आपने नॉन हीमोलाइटिक याद रखना है। बाकी करेक्टरिस्टिक्स इसकी बिल्कुल सेम है बाकी बैक्टीरिया की तरह। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पे ये नॉन हीमोलाइटिक कॉलोनी देते हैं ब्लड एगार में। इसके अलावा ये कोगुलेज नेगेटिव होते हैं, और बाकी ये आखिरी दो टेस्ट जो हैं सेंसिटिव टू नोवोबायोसिन और यूरिएज पॉजिटिव, ये याद रखनी है 4 बातें। अब ट्रीटमेंट में आपने कॉम्बिनेशन थेरापी याद रखनी है इसकी कौन सी है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बाकी बैक्टीरिया में भी होती है लेकिन कॉम्बिनेशन जो इसके लिए सबसे अच्छा है वो याद रखना है। प्रिवेंटिव मेजर्स में आपने वही याद रखने हैं स्किन्स के मुतालिक आप
क्या क्या एहतियात कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग या आईवी कैथेटर को किस तरह पास करना है या रिमूव करना है, वो आपने याद रखना है। तो अब आप खुद देख लें कि इसमें कुछ चंद एक बातें हैं जो आपने याद रखनी है, बाकी तकरीबन इसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। मेन जो आपने याद रखनी है वो ये रेड वाली लाइन ही है। तो बस यही था इस लेक्चर में, आज वाले लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाजमी से इसको लाइक कर दो इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी से शेयर करो जो कि मेडिकल या हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं। जो आपके दोस्त हैं उन सबके साथ इस चैनल को शेयर करो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, फेसबुक, ट्विटर और पिंट इंस्टाग्राम, इन सब के मिल जाएंगे। आपने वहाँ भी जाके भी फॉलो कर लेना है। इसके अलावा अब ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि आपने हर बैक्टीरिया में जो डिजीज़ उसकी होती हैं, पैथोजेनेसिस होती है और लेबॉरेटरी डायग्नोसिस, ये तीन चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज़ और सिनेरियो इसी से ही बनता है। तो आपने इन तीन चीज़ों को मेन कंसंट्रेट कर। इसके अलावा आपके अगर कोई सजेशन है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या इसके अलावा आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।